नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इसमें दुनिया भर के करीब 60 देशों के प्रख्यात वैज्ञानिक, किसान और उनके जुड़े लोग शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर होंगी। वो बुधवार को गांधीनगर में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन परियोजना का उद्घाटन करेंगी और गुजरात विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी। गुजरात दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की आयुष्मान भव पहल का शुभारंभ करेंगी। कार्यक्रम का लक्ष्य सभी स्वास्थ्य योजनाओं का व्यापक और पूर्ण विस्तार सुनिश्चित करना है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और उस दिन आयुष्मान भव अभियान चलाएंगे। इसमें सभी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का उपचार होगा। आयुष्मान भव अभियान के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय आरोग्य लक्ष्य सेवा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। देश में 1,17,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेला लगेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान की यात्रा पर हैं। अपने 1 दिवसीय दौरे में वे करौली, भरतपुर और धौलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति आज भरतपुर बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मुलाकात करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि वैज्ञानिकों के साथ संवाद भी करेंगे। सैनिक स्कूल के पूर्व छात्रों से भी मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू में आज कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन रक्षा मंत्री करेंगे। SIDM द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में भी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने भारत के सीमा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लद्दाख के उपराज्यपाल ने कहा है कि लद्दाख में 1 भी इंच जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया है। राहुल गांधी ने हाल में ही दावा किया था कि लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव परिवर्तन यात्रा के पहले चरण का नेतृत्व कर रहे हैं। पहले चरण की यात्रा दंतेवाड़ा से बिलासपुर तक निकलेगी। इसमें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आम सभा और रोड शो होंगे। वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भाजपा प्रमुख JP नड्डा के आवास पर दिल्ली में सोमवार को बैठक हुई, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा में बीजेपी के तमाम नेता शामिल हो रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बड़वानी जिले में होंगे और जनसभा भी करेंगे। केरल के कोझिकोड जिले में बुखार से हो रही असामान्य मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में 2 लोगों की मौत के बाद निपाह का संदेह बढ़ गया है। ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और ASI सर्वे में मिल रहे साक्ष्यों को संरक्षित करने की मांग वाले आवेदन पर मसाजिद कमेटी ने आपत्ति दर्ज कराई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर आज काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की सुनवाई करेंगे। वाराणसी की जिला अदालत में पोषणीयता के वाद की सुनवाई होनी है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने प्राचीन वस्तुएं और ऐतिहासिक कलाकृतियां जब्त की हैं। इनकी बाजार में अनुमानित कीमत 26.8 करोड़ रुपए है। UAE के जेबेल अली से आयात किए जा रहे एक इंपोर्ट कंटेनर की पहचान के बाद ये कार्रवाई की गई। कंटेनर में पुरानी मूर्तियां, पुराने बर्तन, पेंटिंग, प्राचीन फर्नीचर और अन्य मूल्यवान विरासती सामान पाया गया। इसमें कुछ सामान 19वीं सदी का है। कई वस्तुएं कीमती पत्थरों, सोने चांदी से बनी है या फिर उन पर सोने चांदी की परत चढ़ी हुई है। राजस्व खुफिया निदेशालय के अनुसार अधिकांश चीजें ब्रिटेन और नीदरलैंड की हैं। कस्टम्स से बचने के लिए खेप का मूल्य बहुत कम आंका गया था। इस मामले की जांच जारी है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि इस वर्ष खरीफ फसल का बुआई क्षेत्र बढ़ गया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इसका दायरा अब 1088 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान और मोटे अनाजों का बुआई क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक हो गया है। धान का बुआई क्षेत्र 292 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 403 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। मोटे अनाज का बुआई क्षेत्र 181 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 182 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गया है, लेकिन दालों के बुआई क्षेत्र में कमी आई है। यह 131 लाख हेक्टेयर से घटकर लगभग 119 लाख हेक्टेयर पर आ गया है। दिल्ली हाट में मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर खोला गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए इस सेंटर में श्री अन्न से बने फूड प्रोडक्ट रखे गए हैं। मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर में हर 15 दिन में अलग अलग राज्यों से उत्पादित मोटे अनाज से व्यंजन बनाए जाएंगे। इससे न सिर्फ दिल्ली के लोगों को मिलेट्स के नए स्वाद का पता चलेगा, बल्कि किसानों को भी फायदा होगा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल रूस की यात्रा पर हैं, जहां वो 8वें पूर्वी आर्थिक मंच में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैठक का उद्देश्य रणनीतिक, व्यापार और लॉजिस्टिक सहयोग को बल देना है। जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भरोसा जताया है कि उनकी रूस यात्रा से रूस के बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक और चेन्नई के बीच वैकल्पिक व्यापार मार्ग विकसित करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण रहेगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य में 99,942 संदिग्ध मतदाता हैं। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि संदिग्ध मतदाताओं के खिलाफ फॉरेनर ट्रिब्यूनल में अब तक 2,44,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कुल मामलों में से 1,47,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है। जिन नागरिकों की संदिग्ध मतदाता के रूप में पहचान की गई है, वे राज्य में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार इस विषय में सकारात्मक है, कानूनी तरीके से सही निर्णय लिए जाएंगे। जल शक्ति मंत्रालय के 14 और 15 सितंबर को नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की ओर से बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें दुनिया भर के विशेषज्ञ इकट्ठा होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लगभग 15 देशों के पेशेवरों के भाग लेने की उम्मीद है। ICTS 2023 बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण 2 और 3 के तहत योजनाबद्ध बांध सुरक्षा सम्मेलन की श्रृंखला में यह पहला प्रयास है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से पर्यावरणविदों की आज एक बैठक बुलाई गई है। सुझावों को सर्दी के मौसम में दिल्ली को प्रदूषण रहित बनाने के एक्शन प्लान में शामिल किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने सभी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण, ऑनलाइन ऑफलाइन बिक्री और पटाखों के जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली में सर्दी के मौसम में होने वाले वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण, ऑनलाइन ऑफलाइन बिक्री और पटाखों के जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अपील की है। उनका कहना है कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में छोड़े गए पटाखों का असर दिल्ली की हवा पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश में 14 सितंबर तक तेज बारिश और वज्रपात का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 15 से 17 सितंबर तक हल्की बारिश, जबकि 14 सितंबर तक कई जनपदों में तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे में अतिवृष्टि से यूपी में 19 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर लोगों को मदद करने के निर्देश दिए हैं। खराब हुई फसल का आकलन करने को भी कहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा की संभावना जताई है। बुधवार से ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी और अधिक बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी तेज वर्षा के आसार हैं। केरल और महाराष्ट्र समेत तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश की चेतावनी दी है। देहरादून समेत 11 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। नीदरलैंड की 25 कंपनियों का कर्नाटक में होने वाले निवेश में 9% योगदान है। कर्नाटक के बेंगलुरु में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की गोलमेज बैठक के बाद अनुभव साझा करते हुए मार्क रूट ने कहा कि भारतीय यूपीआई का इस्तेमाल काफी आसान है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक देश में घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री में अगस्त 2023 में 9% का इजाफा हुआ है। अगस्त 2023 में 3,59,228 यात्री वाहनों की बिक्री हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थमा हुआ है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड का इस्तेमाल बस, पार्किंग, मेट्रो आदि में डिजिटल टिकट के भुगतान के लिए किया जा सकेगा। गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों यानी एनबीएफसी ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 30,398 करोड़ रुपए कर्ज बांटा है, जो कि सालाना आधार पर 45.8% ज्यादा है। केंद्रीय बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में संदीप बख्शी को 3 साल के लिए दोबारा नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। संदीप अब 3 अक्टूबर 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म केकेआर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में लगभग 2070 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन यानी कल निफ्टी सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 20,000 अंक से ऊपर पहुंच गया। इससे पहले 22 जुलाई को निफ्टी अपने उच्चतम स्तर 19,992 अंक पर बंद हुआ था। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए अगस्त के महीने में 15,813 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश हुआ। भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा एक क्रांतिकारी परियोजना साबित होगी और इससे वैश्विक कारोबार को भारी बढ़ावा मिलेगा। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड का टोल संग्रह अगस्त महीने में 24% बढ़कर 417.2 करोड़ रुपए रहा। भारतीय खाद्य निगम ने खुदरा कीमतों को काबू में रखने के लिए खुला बाजार बिक्री योजना के तहत पिछले सप्ताह 11वीं ई नीलामी के जरिए केंद्रीय पूल से 1.66 लाख टन गेहूं और 17,000 टन चावल बेचा है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन रूस के लिए रवाना हो गए हैं। वह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता में भाग लेंगे। पुतिन और किम जोंग के बीच हथियार सौदे पर बातचीत हो सकती है। यूके के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली इजराइल और फिलिस्तीन की यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे इजराइल और फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। मोरक्को में भूकंप से मरने वालों की संख्या 2800 से अधिक हो गई है। मोरक्को के गृह मंत्रालय ने बताया है कि 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मोरक्को में सेना ने तलाशी और बचाव टीमों को तैनात कर दिया है। सैनिक और सहायक कर्मी एटलस पर्वतीय क्षेत्र के सुदूर इलाकों में पहुंच रहे हैं। बेघर हुए लोगों को पानी, राशन पहुंचाया जा रहा है। मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौरे में कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। राष्ट्रपति चुनाव का पहला दौर 9 सितंबर को हुआ था। चुनाव मैदान में 8 उम्मीदवार थे। मौजूदा राष्ट्रपति अब्राहम स्वालेह और विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोइजू में से किसी को भी 50% से अधिक वोट नहीं मिले। चुनाव का दूसरा दौर 30 सितंबर को होगा।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की है। मैक्रों नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे थे। भारतीय अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल सहित अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पेश कर 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद पूरे अमेरिका में अरब मुसलमानों, दक्षिण एशियाई और सिख समुदाय के प्रति नस्लवादी भावना की निंदा की है। अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले की बरसी मनाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अलास्का आर्मी बेस में आतंकी हमलों में मारे गए नागरिकों और उसके बाद अफगानिस्तान युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बाइडेन ने उन भयावह आतंकी हमलों को कभी न भूलने वाला पल बताया। 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने हाईजैक किए विमानों को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावरों और पेंटागन से टकरा दिया था। ब्रिटेन ने भूकंप प्रभावित मोरक्को में बचाव अभियान के लिए खोज और बचाव दल भेजा है। ब्रिटेन की टीम भूकंप में जीवित बचे लोगों को खोजने के प्रयास में मदद करेगी। जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक ने कीव का दौरा किया। उन्होंने मानवाधिकार एजेंसी से मुलाकात भी की। पूर्वी लीबिया में आए एक बड़े भूमध्य सागरीय तूफान और बाढ़ में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बचाव अभियान जारी है। दक्षिण पश्चिमी स्पेन में आंधी और बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। आंधी और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने चिकित्सकीय रूप से बेहद संवेदनशील लोगों के लिए शीतकालीन कोविड टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। एशिया कप में खेले गए सुपर 4 के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 357 रन का विशाल लक्ष्य रखा था। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 128 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लिए कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 8 ओवर में 25 रन देकर 5 विकेट लिए। इसी के साथ कुलदीप यादव वनडे एशिया कप में एक पारी में 5 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय स्पिनर बने। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने शतकीय पारी खेलकर इतिहास रच दिया है। ये वनडे में कोहली का 47वां शतक है। वो वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। केएल राहुल ने वनडे क्रिकेट में जोरदार वापसी की है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के सुपर 4 में शानदार शतक लगाया। राहुल का वनडे में यह 6वां शतक है। एशिया कप में आज भारतीय टीम सह मेजबान और गत विजेता श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगी। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक अपनी दमदार बल्लेबाजी और धारदार गेंदबाजी का उम्दा प्रदर्शन किया है। साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन की समाप्ति के बाद नई रैंकिंग जारी कर दी गई है। यूएस ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले सर्बिया के नोवाक जोकोविच एक बार फिर से विश्व के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। यूएस ओपन के सेमीफाइनल में शिकस्त खाने वाले स्पेन के युवा खिलाड़ी कार्लोस अल्क्राज एटीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। फाइनल में जोकोविच से हारने वाले रूस के डैनियल मेदवेदेव तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। महिला रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान पर फेरबदल देखने को मिला है। लंबे समय से शीर्ष पर चल रहे श्वांतेक को हटाकर बेलारूस की आर्यन सबालेंका ने महिला एकल रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उन्हें यूएस ओपन के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। यूएस ओपन का खिताब जीतने वाली युवा अमेरिकी खिलाड़ी कोको गॉफ को रैंकिंग में 3 स्थान का फायदा हुआ है। करियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाली गॉफ तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। यूएस ओपन में पुरुष युगल में उपविजेता रहने का फायदा भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को मिला है। बोपन्ना ताजा जारी रैंकिंग में 7 स्थान के फायदे के साथ विश्व 7वें स्थान पर पहुंचे। केन्या की लंबी दूरी की धावक एग्रेस एंजेटिच महिलाओं की 10 किलोमीटर रेस में विश्व रिकॉर्ड बनाने में सफलता पाई है। उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स एलाइट लेवल रोड रेस में 29 मिनट 24 सेकंड का समय निकालकर रिकॉर्ड अपने नाम किया। यूवेंटस के मिडफील्डर पॉल पोग्बा को डोपिंग रोधी अपराध के कारण खेलने से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। 20 अगस्त को उडिनीज में यूवेंटस की 3-0 से जीत के बाद पोग्बा के लिए एक सैंपल में टेस्टोस्टेरोन का ऊंचा स्तर पाया गया।
स्पेनिश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने स्पेनिश फुटबॉल महासंघ के पूर्व अध्यक्ष लुइस रूबियल्स के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। स्पेन की फॉरवर्ड जेनी हर्मोसो ने पिछले हफ्ते रूबियल्स के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज की थी। यूरो 2024 क्वालिफायर्स में खेले गए एक मुकाबले में वेल्स ने लातविया को 2-0 से हरा दिया है। इस जीत के साथ वेल्स की टीम ने यूरो कप में खेलने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। वेल्स के लिए आरोन रामसे और डेविड ब्रुक ने गोल किए। यूरो कप क्वालिफायर्स में देर रात खेले गए एक अन्य मुकाबले में पुर्तगाल ने लग्जमबर्ग को 9-0 से हराने में सफलता पाई है। इस जीत के साथ पुर्तगाल ने प्रतियोगिता में अपनी जीत के 100% रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। पुर्तगाल ने यूरो 2024 के लिए अपने सभी 6 क्वालिफायर मैच जीते हैं। 26 सितंबर को देवानंद की 100वीं जयंती है। उनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने देवानंद @100 फॉरएवर यंग नामक एक अनोखे उत्सव की अनाउंसमेंट की है। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने अब तक देश भर में 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले सप्ताहांत में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 520 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने जवान की ब्लॉकबस्टर सफलता के लिए शाहरुख खान को बधाई दी है। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा, बधाई हो मेरे जवान पठान। बॉक्स ऑफिस के बाद अब चिरंजीवी की एक्शन एंटरटेनर फिल्म भोला शंकर OTT पर रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म 15 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म पुष्पा की टीम ने पुष्पा 2 के रिलीज की तारीख का ऐलान कर दिया है। पुष्पा 2 अगले साल 15 अगस्त के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म का नाम थलाइवर 171 रखा गया है। अभिनेता पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा स्टारर फिल्म फुकरे 3 का नया गाना फुकरे वे रिलीज हो गया है। इस गाने को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म जिगरथंडा XX का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में अभिनेता राघव लॉरेंस और SJ सूर्या अपने अभिनय का जलवा बिखेरते नजर आएंगे। जानी मानी अदाकारा शर्मिला टैगोर और अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एक नई बंगाली फीचर फिल्म पुरातन में मां बेटी के किरदार में नजर आने वाली है। फिल्म प्यारी तारावली द ट्रू स्टोरी का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में अभिनेत्री डॉली तोमर नजर आ रही हैं। ये फिल्म 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने अपनी अगली फिल्म द वैक्सीन वॉर का पहला पोस्टर जारी किया है। फिल्म में अनुपम खेर, नाना पाटेकर, सप्तमी गौड़ा और पल्लवी जोशी मुख्य भूमिका में हैं। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म वेलकम टू द जंगल अपने अगले साल 20 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान निर्मित फिल्म लापता लेडीज का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म अगले साल 5 जनवरी को रिलीज की जाएगी। एक्टर प्रभास ने आधिकारिक तौर पर एक्टर प्रोड्यूसर विष्णु वांचू की फिल्म कनप्पा को साइन कर लिया है। इसमें वह कथित तौर पर भगवान शिव की भूमिका निभाएंगे। विजय सेतुपति ने अपनी 50वीं फिल्म के लिए निर्देशक नितिलन स्वामीनाथन के साथ हाथ मिलाया है। इस अपकमिंग क्राइम थ्रिलर का नाम महाराजा रखा गया है। अपकमिंग मूवी से एक्टर का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया गया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। चाय की प्याली के साथ खबरों